गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। हम लोग कल के क्लास में जिन चीज़ों का अध्ययन किया था वो था कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ एक मिथक जो सेफ्टी वॉल्व से संबंधित था, और उस क्लास में हम लोगों ने पाया था कि वास्तव में तर्कों और वितर्कों को आधार बनाकर देखें तो यदि अंग्रेज़ों ने कांग्रेस का इस्तेमाल एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में किया तो भारतीयों ने भी कांग्रेस का इस्तेमाल एक तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर के रूप में किया। खैर, जो भी हो, कांग्रेस स्थापित हो गया और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के विभिन्न युग आए हैं। उन युग में एक युग था जो उग्रवादी युग, एक्सट्रीमिस्ट एज के नाम से जाना जाता है, और उसका पीरियड 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक था। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से 1905 की एक घटना है जिसको हम लोग बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। तो इसी घटना का अध्ययन आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि बंगाल विभाजित क्यों किया, बंगाल को क्यों बांटा गया। तो इस प्रश्न का उत्तर लेने से पहले हम लोग तत्कालीन बंगाल की पृष्ठभूमि को देखेंगे कि आखिर तत्कालीन बंगाल क्या था और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए या भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यदि 1905 के बंगाल पर हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि इस समय जो बंगाल सूबा था उसमें वर्तमान समय का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। और ये जो क्षेत्र सम्मिलित थे ये संपूर्ण भारत का एक बटे 3 भाग। यदि जनसंख्या को हम देखें इस समय का यानी 1905 का, तो 1905 में बंगाल की जनसंख्या जो एक भूभाग था वो 7 करोड़ 85 लाख था, और यह जनसंख्या कुल भूभाग का 1/4 भाग था। इसके साथ ही साथ कृषि उत्पादन व्यापार और उद्योग, इन तीनों मामलों में सभी राज्यों से अधिक श्रेष्ठ था। सभी राज्यों से अधिक श्रेष्ठ था। तो ये था छात्रों 1905 ईस्वी में बंगाल की स्थिति। ठीक है, पहली बात क्या मैंने आपको बताया कि 1905 का जो बंगाल था उसका भूभाग कौन था। तो आज का जो पश्चिम बंगाल है सिर्फ वही नहीं था, बल्कि उस समय 1905 ईस्वी का जब बंगाल हम कहते हैं तो उसमें वर्तमान जो बांग्लादेश जो अलग देश बन चुका है वो भी उसमें शामिल था। पश्चिम बंगाल जिसको वर्तमान में हम बंगाल बोलते हैं वो भी शामिल था, और बिहार और उड़ीसा शामिल था।
पूरा का पूरा बनारस खंड तक, बिहार का मतलब बनारस का पार्ट भी इसके अधीन था। बात समझ आ रही है? साथ ही साथ पूर्वोत्तर के बहुत सारे भाग इसमें शामिल थे। तो उस समय पूर्वोत्तर के भाग उस प्रकार का कोई राज्य इकाई नहीं बना था, इसीलिए उसको यहाँ नहीं लिखा रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली पश्चिम बंगाल के भाग या बांग्लादेश के भाग के रूप में वो सब जाना जाता था। तो अगर हम लोग पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश लिख देते हैं, इसका मतलब पूर्वोत्तर के भी बहुत सारे भाग उसमें सम्मिलित हैं। तो यदि देखें कि संपूर्ण भारत का जो भूभाग था, इतना मिलने के बाद वो 1/3 बनता है, यानी 33% भूभाग उसके पास था। जनसंख्या 7,85,00,000 थी, जो 1/4 भाग था, यानी 25% जनसंख्या का बंगाल मालिक है। अब इतना ज़्यादा भूभाग और इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी क्यों? तो इसलिए कि कृषि उत्पादन अन्य क्षेत्रों से काफ़ी श्रेष्ठ था। समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण वर्षा प्रचुर मात्रा में होता था। दैनिक वर्षा भी उसके कुछ क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा के कारण होता रहता था। इसलिए आरंभ से ही बंगाल एक ऐसी भूमि रही जिसके कुछ क्षेत्रों में चावल की 3 किस्में हमेशा पैदा हो। आज भी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को आप देखिए, खासतौर से बर्दवान तक, तो वहाँ वर्ष में चावल की 3 फसलें होती हैं। तो इस तरीके से कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न था। आरंभ से ही उसके व्यापारिक संपर्क विश्व के दूसरे देशों से स्थापित थे। जो ताम्रलिप्ति हम लोग प्राचीन काल में देखते हैं, वो बंदरगाह था। आधुनिक काल तक आते आते ढाका, हुगली, ये सब बंदरगाह के रूप में चिन्हित हुआ और विकसित हुआ। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुछ भारतीय माल ऐसे थे जो भारत के विशेष क्षेत्र में बनते थे और व्यापार दृष्टिकोण से उनको तटीय क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाता था। इसमें 2 क्षेत्र भारत के काफ़ी महत्वपूर्ण थे, एक गुजरात और दूसरा बंगाल। गुजरात और बंगाल ये 2 ऐसे सूबे थे जहां खास तौर से इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था, ऐसे इंडस्ट्रीज को कि जिसके उत्पाद विदेशों में भेजे जाते थे। तो इस तरीके से व्यापार के और उद्योग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, श्रेष्ठ था। और हम कह सकते हैं कि 1905 का जो बंगाल था वो भारत के अन्य प्रांतों में सारे दृष्टिकोण से मानव संसाधन, भूमि संसाधन, व्यापार, कृषि और उद्योग के मामले में काफ़ी श्रेष्ठ था, काफ़ी संपन्न। क्लियर? तो ये था 1905 ईस्वी के समय का बंगाल, जिसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो बातें हैं वो ये कि विभाजन की घटना घटी और विभाजन की घटना जो आरंभ होता है वो दिसंबर 1903 ईस्वी, दिसंबर 1903। और इस विभाजन की घटना के लिए जो आधार बताया जाता है वो प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा। परंतु आधार की वास्तविकता जो है ये नहीं था। आधार की जो वास्तविकता थी वो ये कि उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करना। तो ये दूसरा खंड में जो हमें आपको बातें बतानी है वो ये कि बंगाल जो इतना बड़ा था, इसे विभाजित करने की जो घोषणा की गई, इसको घोषणा भी अधिकृत रूप से हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि विभाजन के बारे में सोचा गया ब्रिटिश प्रशासन में
या गवर्नर जनरल के ऑफिस में या अंग्रेजों के द्वारा। तो वो सोचा गया दिसंबर 1903 ईस्वी में। उस समय के जो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे, और भारत सचिव का नाम रिजले था। क्या था? रिजले। ये भी जानिए, गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, और भारत सचिव जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कौन थे? रिजले। तो इन लोगों के बीच में पत्राचार हुआ। पत्राचार हुआ तो जो बातें उभर करके सामने आई कि संगठित बंगाल एक शक्ति और असंगठित बंगाल जो है वो शक्तिहीन, राष्ट्रीय आंदोलन के परिवेश में। ये उक्ति रिजले की थी, और लॉर्ड कर्जन का उत्तर जो था या उसका जो कहना था वो ये कि बंगाल के जो बंगाली समुदाय है वो बंगाली समुदाय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को या राष्ट्रवाद का नेतृत्व कर रहा है। यदि बंगाली समुदाय को हर जगह अल्पसंख्यक कर दिया जाए, माइनॉरिटी में कर दिया जाए, और बंगाली नन बंगाली और बंगाली और मुसलमानों के बीच विभेद पैदा कर दिया जाए, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पर टूट जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन की जो उक्ति मैंने सुनाया आपको और रिजले की जो उक्ति सुनाया, इससे ये बात साफ हो जाता है कि साहब अंग्रेजों का उद्देश्य बंगाल विभाजन का प्रशासनिक सुविधा नहीं था, बल्कि बंगाल में उभर रहे राष्ट्रवाद को कुचलना था। बात समझ में आ रही है? अधिकृत रूप से जो कर्जन ने घोषणा की कि हम बंगाल को विभाजित क्यों करना चाहते हैं, ऑफिशियली जो घोषणा किया गया वो ये किया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है और कलकत्ते से इतने बड़े सूबे पर नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए हम बंगाल को दो भाग में बांट करके अलग अलग राजधानियां बनाएंगे और उन राजधानियों से उन दोनों भागों पर शासन करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से ज़्यादा सुविधाजनक होगा। लेकिन प्रशासनिक सुविधा का यह सरकारी घोषणा सिर्फ धांती का दांत था, दिखावा था। उसके पीछे अंग्रेज का उद्देश्य था क्या? तो जो बंगाल में उभर रहा राष्ट्रवाद था, जिसका पूर्व के क्लासों में हम लोगों ने अध्ययन किया। कांग्रेस ठीक है मुंबई में बनी या ए.ओ. ह्यूम ने बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुंबई से ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से राष्ट्रवादी घटनाएं 1885 से पहले कलकत्ते में घट रही थी, और इन घटनाओं को घटवाने में यहाँ के बंगालियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अधिकांश नेता जो थे वो बंगाली। और फिर कांग्रेस के ऊपर आगे चल करके बंगालियों का ही प्रभुत्व स्थापित हो गया था, अधिकांश संख्या इन्हीं लोगों की। तो इसलिए राष्ट्रवाद का असल गढ़ जो था वो बंगाल था। तो इसी राष्ट्रवादी भावना को तोड़ने का प्रयास बंगाल विभाजन के दौरान किया जा रहा था। और इस वास्तविकता की जानकारी कैसे मिलती है? तो लॉर्ड कर्जन की उक्ति जो मैंने बताया उसके माध्यम से, और भारत सचिव रिजले का जो वक्तव्य अभी पढ़ करके सुनाया मैंने आपको, उसके माध्यम से अंग्रेजों के वास्तविक उद्देश्य की जानकारी। क्लियर? सिस्टम से समझते चलिए। दूसरा खंड मैंने आपको इसका बताया, ठीक है? अब देखिए साहब, प्रतिक्रिया हुई। क्या हुई? प्रतिक्रिया। हाँ, जाहिर सी बात है। प्रतिक्रिया क्या हुई कि विरोध स्वरूप
चटगांव, मेमन सिंह, और ढाका सहित संपूर्ण बंगाल में लगभग 500 विरोध प्रदर्शन हुए। लगभग 500 विरोध प्रदर्शन हुए। तो अभी अधिकृत रूप से घोषित नहीं किया गया था। एक समाचार पत्र था जो लंदन में छपता था, उसमें दिसंबर 1903 ईस्वी में उसके किसी अंक में इस तरह की जानकारी छप गई। वो पेपर भारत भी आता था। उसके माध्यम से पता चला कि अंग्रेजों का उद्देश्य बंगाल को विभाजित करना है। तो जैसे ही इसकी जानकारी बंगाल में मिली लोगों को, तो वैसे ही इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और लगभग 500 बैठक, कितना, माने 500 सभाएं इस समय 1903 में भारत में किसी राजनीतिक उद्देश्य के कारण 500 सभाएं पहली बार हुई। इसके पहले कांग्रेस के नेतृत्व में या राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, इतने विशाल पैमाने पे कुछ दिनों या एक महीने के अंदर 500 सभाएं आज तक आयोजित नहीं की गई। जो भी गतिविधि थी वो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन के रूप में, या जो कांग्रेस के पूर्व के संगठन थे उनका मध्यम वर्गीय गतिविधियां था। ये पहला ऐसा अवसर था कि जिसमें एक महीने के अंदर 500 बैठकें हुई। अधिकांश बैठकें चिटगांव, मेमन सिंह और ढाका में हुई। अधिकांश बोल रहे हैं, बाकी अधिक और बैठकें जो है बंगाल के दूसरे क्षेत्रों में भी। और इन बैठकों में पहली बार छात्र, महिलाएं और किसानों ने भाग लिया। अभी तक भारत की राजनीति में छात्र, महिलाएं और किसान सम्मिलित नहीं हुआ करते। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो एक वज्रपात के तरह की। किसके तरह? वज्रपात की तरह। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं हुआ, उसके बाद जो नेतृत्व था उसमें देखिए बहुत सारे नेता थे, लेकिन नेतृत्व में मुख्य नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पृथ्वी चंद्र राय, ये सब नेतृत्व। समाचार पत्रों ने भी इस पर अपना मुहिम खोल दिया। उसमें जो थे दीनबंधु था, उसके बाद एक सुरेंद्र बनर्जी का पेपर था बंगाली, और भी बहुत सारे समाचार पत्र थे। एक संस्था था जिसका नाम था, संस्था का नाम था बंग बांधव समिति, बंग बांधव समिति। यह स्वयंसेवी संस्था था। और भी बहुत सारी संस्थाएं थी, लेकिन बंग बांधव समिति सबसे ज्यादा सक्रिय थी। तो इन सभी नेताओं, समाचार पत्रों और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जो है वो आरंभ से ही, यानी दिसंबर 1903 से ही प्रचार प्रसार का आंदोलन चलाया गया।
और आवेदन दिए गए, ब्रिटिश प्रशासन से निवेदन किया गया कि बंगाल का विभाजन मत कीजिए। ठीक है, लेकिन इन सभी के बावजूद, इतना घटना होने के बावजूद विभाजन की घटना जो है वो घट गई। लेकिन फिर देखो, विभाजन की घटना घटी। कैसे घटी? तो दो तिथि आपको याद रखना होगा। पहला 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। कब? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। वेरी गुड। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को क्या हुआ? इस दिन ये हुआ कि अधिकृत रूप से घोषणा की गई। ठीक है, अभी तक अधिकृत रूप से घोषणा की गई कि बंगाल विभाजित कर दिया जाए। दिसंबर 1903 में घोषणा नहीं की गई थी। 19 जुलाई, इस डेट बार बार आपको बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आता है, उसमें भी काम आएगा आपको। 3-4 डेट इसमें याद रखिएगा, डेट इसकी सब। और मेंस लिखिएगा तो उसमें भी अच्छा मेंस लिखाएगा आपको, ये सब डेट याद रहेंगे तब। तो अधिकृत रूप से 19 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा की गई कि साहब विभाजन कर दिया जाए। अब जब घोषणा की गई तो कलकत्ता में एक टाउन हॉल था। आज जाइएगा वो टाउन हॉल देखने, तो कॉफी हाउस में चेंज कर गया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाइएगा, कभी घूमने का होगा तो ऐतिहासिक स्थल है वो। तो ठीक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के मेन गेट के ठीक सामने कॉफी हाउस मिलेगा आपको, वही टाउन हॉल। अभी तो बड़ा विभत्स स्थिति वहाँ मिलेगी, पूरा सिगरेट का धुआं भरा रहेगा और लोग सिगरेट पीते रहेंगे और चाय पीते रहेंगे और टिपलिस लड़ाते रहेंगे, माने गप जो है करते रहेंगे। गपास्टिंग का सबसे बड़ा अड्डा है। लेकिन उस समय आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि भारतीय राजनीति में पहली बार 75,000 व्यक्ति एकत्र हुए थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उसकी सभा को संबोधित किया। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं थी, जगह भी इतना नहीं था, लोग रोड पे थे, बाहर थे, और उतने बड़े सभा को संबोधित जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहली बार किया। और इसमें लगभग सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग शामिल थे। किनकी संख्या कम थी, किसी की अधिक थी। यानी पहली बार ये हुआ कि एक जन आंदोलन का रूप इस 19 जुलाई 1905 ईस्वी के बाद देखने को। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा छात्रों। क्या? कोई प्रभाव नहीं। और 7 अगस्त, दूसरा डेट याद कीजिए, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को क्या किया गया? ये कहा गया कि एक निश्चित तिथि से बंगाल विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजित हो जाएगा। और वो निश्चित तिथि कब बताया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजित हो गया। बंगाल विभाजित। तो ये 3 डेट आपको याद रखना है। एक 19 जुलाई, जिसमें अधिकृत रूप से घोषणा किया कि बंगाल के विभाजन होगा। दूसरा 7 अगस्त, वो तिथि बताई गई कि इस दिन से विभाजित प्रभावी होगा। और जो तिथि बताई गई थी कौन? 16 अक्टूबर
बंगाल विभाजित हो गया। अब बंगाल जो विभाजित हो गया वो कैसे हुआ ये समझिए। तो बंगाल जो विभाजित हुआ वो पूर्वी बंगाल, क्या विभाजित हुआ? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई गई? ढाका। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहाँ रही? कलकत्ता। और इस ढंग से बांटा गया कि दोनों बंगालों में, यानी पूर्वी और पश्चिमी दोनों में बंगाली अल्पमत में आ गए। बंगाली अल्पमत में आ गए और यही उद्देश्य था। कैसे कि अगर पूर्वी बंगाल का देखें तो विभाजन के बाद जो उसकी जनसंख्या थी मुसलमानों की 1 करोड़ 80 लाख। कितना? 1 करोड़ 80 लाख। और बंगालियों की आबादी वहां 1 करोड़ 30 लाख थी। कितना? अल्पमत में आ गए। अब पश्चिम बंगाल का देखिए जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल है। तो इसमें 1 करोड़ 70 लाख बंगाली और 3 करोड़ 80 लाख नॉन बंगाली। नॉन बंगाली में सब आ गए, हिंदू, मुसलमान, उड़िया सब। तो इस तरीके से अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो सफल कर दिया कि दोनों जगहों पे बंगालियों को हम अल्पमत में ला। लेकिन इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई वो बड़ा भयानक था कि विभाजन के दिन, जो विभाजन जिस दिन हुआ था उस दिन विभाजन के दिन हुआ क्या? तो जिस दिन विभाजन हुआ यानी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, ऋतुरंजन जी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी पहला हुआ ये कि इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस। क्या? शोक दिवस के रूप में। शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरा, राखी बांधी गई। राखी बांधी गई, ठीक है। और तीसरा, गंगा स्नान किया गया। गंगा स्नान किया गया पवित्रता के लिए। और चौथा कि आम हड़ताल किया गया, सभी कुछ बंद, कोई दुकान नहीं खुलेगा, कुछ नहीं होगा। तो जिस दिन बंगाल विभाजित हुआ उस दिन कितने काम हुए? 4। पहला काम शोक दिवस मनाया गया, राखी बांधा गया, गंगा स्नान किया गया, उसके बाद आम हड़ताल किया गया। वेरी गुड, ये 4 काम किया गया। और इसके बाद आंदोलन का एक क्रम चला जो प्रतिदिन की नियति थी, जो प्रतिदिन की नियति थी। और उसके बाद यानी क्या हुआ? आंदोलन चला। जिस आंदोलन को हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये पढ़ाई में इसको छोड़ दिया जाता है कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन में जिन रणनीतियों को अपनाया गया था, तो पढ़ने के क्रम में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि ये सारी रणनीतियां गांधी जी ने के द्वारा सबसे पहले भारत में आई या राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार इस्तेमाल किया गया। इतिहास पर अगर दृष्टि डालेंगे छात्रों तो ये ऐतिहासिक रूप से गलत साबित होगा। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, उस स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहला जो आंदोलन था वो था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार।
और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा सफल यही हुआ और इसको सफलता प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों ने निभाई थी वो महिलाएं थी। ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से घरों से निकल करके शामिल हुई। यहाँ पर एक बात और दृष्टव्य होना चाहिए आपके मस्तिष्क में और हमेशा के लिए याद रहना चाहिए कि यदि प्रश्न आपसे आएगा कि किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया तो वो 1905 का स्वदेशी आंदोलन होगा और सवाल को इसी को उलट दिया जाए ऐसे कि किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे ज्यादा संख्या में भाग लिया, व्यापक पैमाने पे भाग लिया, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। यस सर, सबसे पहले में 1905 का स्वदेशी आंदोलन और व्यापक पैमाने पे महिलाओं की भागीदारी से संबंधित आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें लड़के कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसी समय पढ़ाने के क्रम में हम आपको बता देना चाहते हैं। इसके अलावा आह्वान किया गया कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल छोड़ दें, वकील वकालत का बहिष्कार करें, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उसका बहिष्कार करें। तो यही तो था असहयोग आंदोलन। तो ये सब उतने व्यापक पैमाने पे नहीं, व्यापक पैमाने पे जो हुआ इस आंदोलन में वो कपड़े का बहिष्कार। खैर आंदोलन चला, लेकिन आंदोलन 1908 में आते आते ये स्वदेशी आंदोलन, एक दूसरा दिमाग में खाना बनाइए कि ये स्वदेशी आंदोलन 1908 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्यों ठंडा पड़ा इसका भी आपको जवाब मिलना चाहिए, है ना। तो पहला काउज ये है कि कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पे दो खेमों में बढ़ गई। कितने खेमों में? एक खेमा ऐसा था जो चाहता था कि आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। ऐसे वो लोग थे जो उदारवादी थे और ये लोग नरम दल कहलाए। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग खड़ा हो रहा था तिलक के नेतृत्व में, जो ये चाहता था कि ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो और उसमें जो नेता शामिल थे वो बाल, पाल, लाल और अरविंद घोष। और ये लोग सफल भी रहे क्योंकि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। बहुत गौर से सुनिए, बंगाल से बाहर पंजाब में लाला लाजपत राय ने इसको नेतृत्व प्रदान किया, यह आंदोलन को चलाया। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह ने इस आंदोलन को चलाया। हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे कि आप बाद में वीडियो देखेंगे तो नोट करते चले जाइए। पंजाब में किसने? लाला लाजपत राय ने। उत्तर प्रदेश में किसने? अजीत सिंह ने। दिल्ली में हैदर रजा खान ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने। तो इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस आंदोलन को चलाया। तो एक वैचारिक विवाद पैदा हो गया। जब 1905 का अधिवेशन हुआ तो उसमें ये विवाद उभरा। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में विवाद इतना उभर गया कि कांग्रेस उसी समय दो धड़ों में बंटने वाली थी। लेकिन नेताओं ने लंदन से दादा भाई नौरोजी को बुला लिया, क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको गरम दल के नेता भी अपना नेता मानते थे और नरम दल के नेता भी अपना नेता मानते थे। तो दादा भाई नौरोजी के कारण जो है विभाजन रुक गया और इस ग्राउंड पर रुका कि गरम दल वालों ने कहा कि हमारे ये 4 मांगों को आप मानिएगा तब, तो मान लिया गया। वो उसका राज खोलेंगे दूसरे क्लास में, अभी नहीं, लंबा हो गया। और जब सूरत में 1907 में अधिवेशन हुआ
तो वही 4 मांगों को के आधार पर कुर्सी चलने लगी, चप्पल चलने लगे, जूते चलने लगे और कांग्रेस 2 टुकड़ों में बढ़ गई। और अंग्रेजों को मौका मिल गया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। बाल गंगाधर तिलक जो मुख्य नेता थे गरम दल के, वो अरेस्ट करके कहाँ भेज दिए गए? मांडले जेल बर्मा, जिसको वर्तमान समय में म्यांमार कहा जाता है। इसी ढंग से बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। अजीत सिंह राजपत राय को निर्वासित कर दिया गया अमेरिका। अरविंद घोष जो बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। तो गरम दल के जितना नेता थे वो सब के सब मैदान से बाहर हो गए, और नरम दल के नेता जो थे वो आंदोलन को चलाना ही नहीं चाहते थे। तो नतीजा क्या हुआ छात्रों? आंदोलन समाप्त हो गया। कब? 1908 में। क्यों? क्योंकि 7 में जो है वो विभाजन हो गया। और आगे देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, उसमें ठहराव आता ही है। तो इस नियम का अपवाद भी नहीं था बंगाल विभाजन विरोधी 100 दिवसीय आंदोलन, इसलिए उसमें भी ठहराव आया। अंततः अंग्रेजों को ये लगा तो 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। कब? 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। और इसी दिल्ली दरबार में उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम। ये कौन थे? सम्राट थे, है ना। और लॉर्ड हार्डिंग, एक नाम याद रखिए। क्या? लॉर्ड हार्डिंग। ये कौन थे? तो वायसराय थे, यानी भारत में। तो ये तीसरा दिल्ली दरबार था। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया। यानी अंग्रेजों ने भी मान लिया कि जो काम कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में हुआ था वो गलत था। इस तरीके से जातीय आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो बंगाल को फिर वास्तव में प्रशासनिक आधार पे विभाजित किया गया, धार्मिक आधार पे नहीं। और इसमें एक चाल अंग्रेजों की ये थी कि ठीक है, हम इतना तीव्र आंदोलन चल रहा है तो हम बंगाल को पूर्व स्थिति मिला देते हैं, लेकिन एक चाल चली की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। कि अब राजधानी रहेगा तब तो तुम लोग ये करोगे, हम उसी को हटा लेते हैं। तो इस ढंग से छात्रों 1905 में जो घटना घटी थी बंगाल विभाजन की, वो अंग्रेजों को 1911 में रद्द करना पड़ा। हम समझते हैं कि आप बंगाल विभाजन की टॉपिक को समझ चुके हैं। अब अगले क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए